Good morning, everyone. Welcome back to Sigma Institute of Excellence. Here I am Akash Daga. तो आज हम फिर से ऑडिट का चैप्टर नंबर 1 नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने अभी तक देखा था कि ऑडिट किसके ऊपर मैंडेटरी है, किसके लिए वॉलेंटरी है, फिर कौन अपॉइंट करता है ऑडिटर, फिर किसको ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है ऑडिटर को। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स है जो हमने देखे। अभी लेट्स मूव फर्दर और हम आगे देखने वाले केस स्टडी है इधर। वो केस स्टडी में क्या है कि इधर एक बंदा है रोहित नाम का, और गुरप्रीत, अली एंड गोरेटी उसके फ्रेंड्स है। मतलब रोहित, गुरप्रीत, अली और गोरेटी चार बंदे हैं। ये चार स्कूल डेज से मुंबई में है और उन्होंने सीए चालू करने का सोचा है। उसमें उन लोगों ने सीए फाउंडेशन भी क्लियर कर लिया है, पर अभी वो लोग सीए इंटर की तरफ बढ़ रहे हैं। और सीए इंटर उन्होंने स्टार्ट करा है कोई कोचिंग क्लासेस से। कोचिंग क्लासेस इन द सेंस जो लाइव कोचिंग क्लासेस होती है ना आईसीआई की, बोर्ड ऑफ स्टडीज की, वहां से उन्होंने पढ़ाई चालू की है। तो उसमें है ना क्या है कि भाई जो रोहित, गुरप्रीत, अली है ना, उन्होंने तो क्लासेस चालू कर दी है, पर जो गोरेटी है ना अपना, वो चालू नहीं कर पाया है। मतलब वो चालू नहीं कर पाई है अपनी क्लासेस, क्योंकि वो हॉलीडे पे थी अपने पेरेंट्स के साथ, और उसने डिसाइड किया कि वो बाद में हॉलीडे से आके कैचअप कर लेगी अपने फ्रेंड्स के साथ। अली ने भी क्लासेस ज्वाइन करी है, पर उसने कुछ कुछ क्लासेस स्किप करी थी, ठीक है। तो एक इनफॉर्मल गेट टुगेदर हुआ था ये चारों फ्रेंड्स का। उन्होंने डिस्कस किया एक न्यू सब्जेक्ट, उनके लिए तो न्यू ही था, उन्होंने इंटरमीडिएट अभी स्टार्ट किया है, ऑडिट। तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारी चीजें डिस्कस की, जैसे नेचर, स्कोप, बेनिफिट्स, फिर अदर जनरल प्रैक्टिकल इश्यूज जो हमने अभी तक देखे, ये सारी चीजें उन्होंने डिस्कस की। गोरेटी रेगुलर था ट्रैक करने में ऑडिटेड रिजल्ट्स ऑफ कंपनीज बीइंग पब्लिश्ड इन लीडिंग न्यूज़पेपर। और उनका क्या था, गोरेटी का व्यू क्या था कि जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, ध्यान से सुनना, वो 100% गारंटी दे देते हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को। ओके, तो इट इज द मेन रीजन बिहाइंड सो मच रिलायंस अपॉन ऑडिटिंग। मतलब वो क्या सोचती है कि भाई जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना 100% गारंटी देते हैं, तो हम उस पर मतलब एब्सोल्यूट एश्योरेंस देते हैं और 100% रिलाय कर सकते हैं उस पर she couldn't understand why wrongdoings in financial matters are being discovered after so many years have gone by. Okay, now Ali, उसने भी है ना कुछ कुछ पॉइंट्स देखे हैं। वो बोलता है कि भाई जो फाइनेंशियल अपने पॉइंट्स रखता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना वो ऑडिट होते हैं, हर एक वो ऑडिट करते हैं और ऑडिट होते हैं, और हर एक ट्रांजेक्शन जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो वेरीफाई होता है। क्या? ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज वेरीफाइड। हाउएवर ही कुड नॉट गिव क्लैरिटी टू गोरेटी, ठीक है। अभी गुरप्रीत क्या सोचता है कि भाई ऑडिट तो कंडक्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल चेकिंग। हमने क्या बोला ऑडिट की लिमिटेशंस में, नेचर ऑफ ऑडिटिंग में सबसे पहला क्या हमने देखा था ना कि भाई नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स हमारी लिमिटेशन थी। तो उसमें हमने देखा था प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशन जो इम्पोज होते हैं उसमें। प्रैक्टिकल लिमिटेशन क्या थी कि ऑडिटर सारी चीजें चेक नहीं कर पाता है, वो सैंपल बेसिस का यूज करता है, उसके बाद परफॉर्म करता है ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं। और ही वाज आल्सो, जो गुरप्रीत था ना, ही वाज आल्सो व्यू दैट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट अ गारंटी अगेंस्ट प्रोबेबल रॉन्गडूइंग्स इन द फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द कंपनी। क्या है? वो गारंटी नहीं देते अगेंस्ट प्रोबेबल रॉन्गडूइंग्स। फिर नॉट टू बी लेफ्ट बिहाइंड, अभी रोहित भी क्यों पीछे रहे, तो उसने भी अपना व्यू पॉइंट जोड़ दिया। उसने बोला कि भाई गुरप्रीत सही बोल रहा है, और उसने खुद अपना एक और पॉइंट जोड़ दिया। तो मतलब रोहित और गुरप्रीत ऐसा बोल रहे थे, और एक तरफ अली और गोरेटी अलग हो गए। तो मतलब अभी देखते हैं ये केस स्टडी में क्या क्या क्वेश्चंस है। Based on Gurpreet was of the view that audited financial statements are not a guarantee against probable wrongdoings in financial matters of company. What kind of assurance does audit of financial statements provide? चलो बताओ कौन सा assurance देता है? Reasonable assurance meaning a moderate level of assurance, या reasonable assurance low level of assurance, या reasonable assurance meaning a high level of assurance, या फिर reasonable assurance meaning an absolute level of assurance? आंसर इज सी। मैंने बोला था ना रीजनेबल एश्योरेंस कौन सा लेवल ऑफ एश्योरेंस होता है? हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। और ऑडिट क्या देता है? रीजनेबल एश्योरेंस, नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस दैट इज गारंटी। ओके, Rohit added that auditor can force an employee of the company to provide him required information and documents. Can he do so? क्या ऑडिटर फोर्स कर सकता है एम्प्लॉय को of the company to provide him required information and documents?
अरे यार सिंपल लीगल लिमिटेशन आ जाती है ना, ऑडिट के इनहेरेंट लिमिटेशन में था ना, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, नहीं कर सकता ना वो फोर्स एम्प्लॉय को, हाउ कैन ही डू सो? नो, देखते ऑप्शंस क्या क्या है, यस ही कैन डू सो, नहीं, yes he can do so, there are extra sites given to him in this respect, no, no he cannot do so, he can only request for providing him with necessary information and documents, but it cannot be forced by him. The correct answer should be this. ओके, वो फोर्स करके ले नहीं सकता, वो रिक्वेस्ट कर सकता है इंफॉर्मेशन लेने के लिए। नो, फिर अभी थर्ड नंबर है, अली ने अपनी एक क्लासेस में सुना था कि भाई ऑडिट कवर करता है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी और कंक्लूड करता है दैट ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ द एंटिटी इज वेरीफाइड बाय द ऑडिटर। क्या? ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। गोरेटी also seemed to be in agreement with him, गोरेटी भी मान गई उसकी बात, but she was of the view that besides this it also meant that audit should be so organized to cover all areas of entity, all areas. Okay, which of the following statements is appropriate in this regard? What is your point of view? What मेरे हिसाब से देखो इधर क्या बताया कि मेरे हिसाब से तो दोनों ही गलत है, पर अभी देखते हैं इधर क्या बताया। अली सही है, एक सेकंड ऑप्शन है गोरेटी सही है, और थर्ड ऑप्शन है दोनों सही है, और फोर्थ ऑप्शन है दोनों ही गलत है। हाँ भाई दोनों ही गलत है, क्योंकि अली बोलता है सारे ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन चेक करते हैं, अरे नहीं यार उसको बोलो लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट अच्छे से पढ़े। फिर गोरेटी वो क्या बोलती है कि सारे एस्पेक्ट्स कवर करते हैं। हाँ हमने माना कि ऑडिट के स्कोप में आता है कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी, पर अच्छे से नहीं पढ़ा क्या? उसमें ऐसा भी लिखा है रिलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बीइंग ऑडिटेड, है ना? तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट हो रहा है उसके रिलेवेंस में जो भी चीजें आती है वो कवर करनी है हमें। ओके, फिर all of them also discussed about benefits of auditing. Which of the following is not likely a benefit of auditing? Since auditing is connected to future events, audited information can be easily relied upon by users, or errors or frauds may be discovered during the audit, or government authorities can make use of audited use for different purposes. It can help in bringing out deficiencies in maintenance of financial records. क्या बोला है कि भाई सारों ने डिस्कस किए बेनिफिट्स, उसमें से कौन सा बेनिफिट नहीं होगा ऑडिटिंग का? देखो ऑडिट कनेक्ट होता है फ्यूचर इवेंट से, ऑडिट इंफॉर्मेशन कैन बी इजीली रिलाइड अपॉन बाय यूजर्स, और एरर्स ऑफ फ्रॉड्स डिस्कवर होते हैं, हाँ भाई ये सही है। फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज यूज करते हैं ना, हाँ ये भी सही है। इट कैन हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट डेफिशिएंसी इन मेंटेनेंस ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, हाँ ये भी सही है। क्या नहीं है? आई गेस 4 का ए होना चाहिए। हाँ, फिर ये बेनिफिट नहीं है ना, मतलब फ्यूचर इवेंट्स है तो इजीली रिलाइड अपॉन बाय यूजर्स, मतलब ऐसा कुछ नहीं है बेनिफिट में। फिर गोरेटी ने अपने फ्रेंड्स को बताया कि भाई शेयर डिड अ न्यूज रिपोर्ट अबाउट अ कंपनी, how a company had misled its auditors by producing some fabricated documents. Which of the following seems to be appropriate in this regard? देखो क्या बताया कि देखो गोरेटी ने देखा कि एक कंपनी में ऑडिटर को मतलब बोलते हैं ना उसके साथ फ्रॉड किया गया या उसको मिसलेड किया बाय द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, और उन्होंने कैसे फ्रॉड या मिसलेड किया? बाय प्रोड्यूसिंग फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए। तो उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? So it was wrong on the part of the auditor to rely upon fabricated documents. He must have discovered it as some falls within the scope of his duties. Okay. Although it was wrong on the part of the auditor to rely upon fabricated documents, he cannot do anything in the matter. He has to report on the basis of documents provided to him. He has no duty in this regard. Okay. Auditor has to conduct audit by exercising professional skill, but he is not an expert in discovering genuineness of documents. Hence, management consisting of dishonest people may have led him to rely upon some fabricated documents deliberately. Management cannot mislead. Answer should be C. Yes. Because ऑडिटर ने क्या किया? अपनी प्रोफेशनल स्किल का इस्तेमाल करते हुए ऑडिट किया, पर वो एक्सपर्ट नहीं है ना जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स डिस्कवर करने में। ये सेम लाइन स्कोप में क्या चीज कवर नहीं होती है उसमें आता है, ठीक है? कि ऑडिटर इज नॉट एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वो जेन्युइननेस को डिस्कवर करने में एक्सपर्टीज नहीं होल्ड करता है। Hence, management consisting of dishonest people may have led him to rely upon fabricated documents deliberately. Okay. अभी ए क्यों नहीं आता? क्योंकि ए बोलता है कि भाई ऑडिटर को रिलाई नहीं करना था, उसने खुद को ऑथेंटिकेट करना था। नहीं भाई ऐसा तो नहीं है। फिर बी क्यों नहीं आता? क्योंकि ये रॉन्ग था ऑडिटर के
व्यू पॉइंट से कि रिलाय कर गया, वो रॉन्ग थोड़ी था भाई, वो तो रिलाय करेगा ही ना, उसे थोड़ी पता है कि ये लोग फैब्रिकेटेड है, डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं। he cannot do anything in this matter, he has to report on the basis of documents verbatim, he has no duty in this regard। नहीं नहीं, ड्यूटी इन दिस रिगार्ड ऐसा तो नहीं है। फिर मैनेजमेंट मिसलीड नहीं कर सकता ऑडिटर को ड्यू टू हाई लेवल ऑफ नॉलेज एंड एक्सपर्टीज पोजेस्ड बाय हिम। ओ द अबव इज एन आउटलाइनर केस, वन ऑफ द रेयर ओल्ड केसेस। ओह ऐसा तो नहीं है, तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट वन। ओके, नाउ हम फोर्थ पहले आंसर्स देख लेते हैं फटाफट। फर्स्ट का सी, सेकंड का सी, थर्ड का डी, फोर्थ का ए एंड फिफ्थ का सी। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है, उसमें बताया है देखो, जीबा प्रोडक्ट्स, जीबा प्रोडक्ट्स नाम की एक पार्टनरशिप फर्म थी जो एंगेज थी इन ट्रेडिंग ऑफ डिजाइनर ड्रेसेस। द फर्म हैज अपॉइंटेड जेजे एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टू ऑडिट देयर अकाउंट्स फॉर अ ईयर। द ऑडिटर्स वर satisfied with the control system of the firm, carried out required procedures and necessary verifications। मतलब जीबा प्रोडक्ट्स नाम की एक पार्टनरशिप फर्म थी जो डिजाइनर ड्रेसेस में डील करती थी, और उन्होंने जेजे एंड कंपनी को अपॉइंट किया था एज एन ऑडिटर, और ऑडिटर सेटिस्फाइड थे इंटरनल कंट्रोल्स जो फर्म ने इम्प्लीमेंट किए थे, और उन्होंने कैरी आउट की थी नेसेसरी प्रोसीजर्स और वेरिफिकेशंस। इन पर्टिकुलर they carried out sample checking of purchases, traced purchase bills to GST portal, and also made confirmations from suppliers। Okay, they were satisfied with the audit evidence obtained by them as a part of audit exercise। Okay, an audit report was submitted to the firm giving an opinion that the financial statements reflected true and fair view of the state of affairs of the firm। उन्होंने क्या किया देखो, ऑडिट प्रोसीजर्स भी परफॉर्म की विद द हेल्प ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स, और जो भी परचेस बिल्स से उसको ट्रेस किया जीएसटी पोर्टल से, एक्सटर्नल कंफर्मेशंस भी लीड सप्लायर से, फिर अपने सेटिस्फाई हो गए कि भी जो भी उन्हें ऑडिट एविडेंस मिला है ना वो सही है, और उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी फर्म को कि वे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे फर्म के वो रिप्रेजेंट कर रहे ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द फर्म। However, later on डिस्कवर होता है कि भाई परचेस मैनेजर रिस्पॉन्सिबल जो था ना प्रोक्योरिंग ड्रेसेस फ्रॉम वन लोकेशन वाज आल्सो बुकिंग फेक परचेसेस। क्या वो फेक परचेसेस बुक कर रहा था स्मॉल वैल्यूज बाय कल्यूडिंग विद अनएथिकल डीलर्स। मतलब यार वो गलत गलत परचेसेस है ना, फेक परचेसेस उसने बुक कर ली थी बहुत सारे अलग अलग अनएथिकल डीलर्स के साथ, और पेमेंट को है ना, वो जो इन डीलर्स को है ना पेमेंट भी कॉन्वेंस में दे रहा था विद अकाउंटेंट थ्रू बैंकिंग चैनल। मतलब अकाउंटेंट के साथ मिलके, मतलब बहुत बड़ा स्कैंडल चला रहे थे यहाँ पे ये परचेज मैनेजर और अकाउंटेंट, जहाँ पे वो लोग फेक परचेजेस बुक कर रहे थे और बैंक अकाउंट से उसका पेमेंट भी दे रहे थे। तो पार्टनर्स ऑफ द फर्म ऑडिटर्स को ब्लेम करते हैं फॉर फ्यूटाइल ऑडिट एक्सरसाइज। आर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म करेक्ट इन देयर व्यू पॉइंट? इमेजिन एन प्रोबेबल रीजन फॉर सच अ सिचुएशन। क्या पार्टनर सही है, ऑडिटर को ही ऑडिटर पे ही ब्लेम आना है? द आंसर इज नो यार, ऑडिटर पे कैसे आएगा, क्योंकि ऑडिट की तो खुद एक लिमिटेशन होती है। अब उसके हिसाब से तो ऑडिटर पे आना नहीं चाहिए ब्लेम। देखते हैं। हम्म, देखो, इट इज एन एग्जांपल ऑफ फेलियर ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑफ द फर्म। मतलब इंटरनल कंट्रोल से इसे ऑपरेट नहीं किया है, तो लिमिटेशन है तो इंटरनल कंट्रोल खुद इटसेल्फ। तो ऑडिटर ने रिलाई किया था इंटरनल कंट्रोल पे। इट इज नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की मैनेजमेंट रिस्पांसिबल फॉर डिवाइसिंग सच, तो ये इनहेरेंट लिमिटेशन है ऑडिट की। मैंने क्या बताया, नहीं आएगा ऑडिटर पे ब्लेम, क्योंकि देखो भाई ये तो इंटरनल कंट्रोल फर्म का सही नहीं था ना, इंटरनल कंट्रोल में ही लोचे थे, वहां पे मैनेजर और अकाउंटेंट खुद मिले हुए थे, वहां पे अंदर ही लोचा चल रहा था। तो भाई ये तो नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट फर्स्ट वाली वही एप्लीकेबल हो जाती है, ऑडिटर के ऊपर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि यार ये तो खुद अंदर फ्रॉड हो रहा है, अभी उसको कैसे पता चलेगा? इंटरनल कंट्रोल ही खराब है, मैनेजर और अपना अकाउंटेंट ही खुद मिले हुए हैं, तो भी कैसे पता चलेगा फेक परचेसेस के बारे में? ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। अभी देखो, ऑडिट का एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है अंडर विच ऑडिटर ओपिनियन देता है कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंसर्न। और हाउएवर एश्योरेंस एंगेजमेंट सिर्फ ऑडिट से रिलेटेड नहीं है, तो अपने को बहुत सारे एश्योरेंस एंगेजमेंट्स डिफरेंट टाइप्स के वो देखने हैं। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। एश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब एंगेजमेंट जहां पे प्रैक्टिशनर एक्सप्रेस करता है कंक्लूजन
जो कि डिजाइन किया गया है to enhance the degree of the confidence of intended users other than the responsible party about the outcome of the evaluation or measurement of a subject matter against criteria। क्या बताया कि भाई एश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब ऐसा एंगेजमेंट जहां पे प्रैक्टिशनर एक्सप्रेस करता है कंक्लूजन। क्या? प्रैक्टिशनर एक्सप्रेस करता है कंक्लूजन जो कि डिजाइन किया गया है टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर्स ऑफ द financial statements other than the responsible party about the outcome of the evaluation of the measurement of subject matter against criteria। बहुत मस्त मस्त है। अभी देखो बहुत अच्छे से बताया। देखो एश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब एंगेजमेंट मतलब हमने क्या देखा था? अरेंजमेंट टू डू समथिंग। एंगेजमेंट का मतलब क्या देखा था हमने? अरेंजमेंट टू डू समथिंग, समथिंग लाइक कॉन्ट्रैक्ट, समथिंग लाइक डॉक्यूमेंट और किसी काम के लिए अग्री होना, कॉन्ट्रैक्ट जैसा। और जहां पे प्रैक्टिशनर एक्सप्रेस क्या करता है? कंक्लूजन। क्या एक्सप्रेस करता है? कंक्लूजन। अरे प्रैक्टिशनर मतलब इधर अपना कौन हो गया? ऑडिट के रिलेवेंस में मैं वापस बोल रहा हूँ ऑडिट के, ये जनरल टर्म बताया एश्योरेंस एंगेजमेंट का, ठीक है, जनरल डेफिनेशन है ये। हम स्पेसिफिक टू ऑडिट अगर देखे तो एंगेजमेंट मतलब अपना अरेंजमेंट टू डू समथिंग जो हमने देखा था, और इधर प्रैक्टिशनर कौन हो जाएगा? हमारा ऑडिटर। वो एक्सप्रेस करता है कंक्लूजन, इन द सेंस अपना ओपिनियन देता है वो। डिजाइन टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स। अभी ये अपना देखा है ना ऑडिट का मोटिव क्या है कि भाई कॉन्फिडेंस रेज करना ऑफ द इंटेंडेड यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो हु आर द इंटेंडेड यूजर्स? कंपनीज के केस में तो भाई शेयर होल्डर्स है ना। अदर देन द रिस्पॉन्सिबल पार्टी इज द होम? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बनाता है ना। क्या बनाता है मैनेजमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इधर अबाउट द आउटकम ऑफ द इवैल्यूएशन, आउटकम मतलब जो ऑडिट करता है, इवैल्यूएशन और मेजरमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट क्राइटेरिया। सब्जेक्ट मैटर अपने मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगेंस्ट क्राइटेरिया मतलब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। चलो ठीक है। अभी सिंपल इतना बताया है कि भाई प्रैक्टिशनर मतलब कोई भी प्रैक्टिशनर बंदा, या इधर ऑडिट के बारे में बात करें तो ऑडिटर जो कंक्लूजन देता है या ओपिनियन देता है किस पे, किसको देता है? इंटेंडेड यूजर्स को रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय परफॉर्मिंग ऑडिट। ठीक है, बाय परफॉर्मिंग ऑडिट। एंड ऑडिट में क्या करता है वो? सब्जेक्ट मैटर जो हमारा जो मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किया है उसको एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के साथ, या जो कि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है उसके साथ कंपेयर करके रिजल्ट्स देता है। ओके, मतलब प्रैक्टिशनर ओपिनियन देता है। देखो इधर बताएं, practitioner opinion देता है about specific information due to which users of the information are able to make confident decisions knowing well that chance of information being incorrect is diminished। okay, अभी एलिमेंट्स देखते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट के। चलो फटाफट, कौन कौन सा? सबसे पहला है कि भाई थ्री पार्टी रिलेशनशिप है इन्वॉल्विंग अ प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी एंड इंटेंडेड यूजर्स। अरे यार हमने देखा ना तीन पार्टी थी, कौन कौन सी? प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, इंटेंडेड यूजर्स। अभी प्रैक्टिशनर तो एलिमेंट्स कौन कौन से थे एश्योरेंस एंगेजमेंट? थ्री पार्ट। सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्री पार्टी रिलेशनशिप, प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, इंटेंडेड यूजर्स। ओके, तो एश्योरेंस एंगेजमेंट इन्वॉल्व करता है अबोव सेड थ्री पार्टीज। कौन कौन सी? प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, इंटेंडेड यूजर्स। प्रैक्टिशनर मतलब वो बंदा जो कि एश्योरेंस देता है। हमारे केस में एश्योरेंस कौन दे रहा है? ऑडिटर। ओके, सो हु इज द प्रैक्टिशनर इन आवर केस? ऑडिटर। तो प्रैक्टिशनर मतलब वो बंदा जो एश्योरेंस देता है। प्रैक्टिशनर इज ब्रॉडर देन ऑडिटर, मतलब इन जनरली तो ब्रॉडर है, पर हम ऑडिट के रिलेवेंस में बात करें तो ऑडिटर है हमारा प्रैक्टिशनर। ओके, ऑडिट रिलेटेड टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वेयर एज प्रैक्टिशनर में प्रोवाइड एश्योरेंस नॉट नेसेसरी रिलेटेड टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। याद है हमने बहुत शुरुआत में देखा था ये ऑडिट इज रिलेटेड टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो क्योंकि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए गए, और ऑडिट किसका हो रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो ऑडिट भी क्या हुआ? किसके बेसिस पे? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे। तो मतलब इन जनरली प्रैक्टिशनर टर्म तो बहुत बड़ा है। प्रैक्टिशनर is not necessarily required to be related to historical financial information। समझ रहे हो? मतलब जरूरी नहीं है कि जो प्रैक्टिशनर जो बंदा है वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हो।
मतलब यार वो जरूरी नहीं है वो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फिर रिव्यू एंगेजमेंट में जुड़ा हुआ हो, तो कैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है जो हमारा प्रैक्टिशनर है वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वाले ऑडिट से रिलेटेड हो। ओके, फिर आता है आगे, रिस्पॉन्सिबल पार्टी इज द पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। रिस्पॉन्सिबल पार्टी मतलब वो पार्टी, रिस्पॉन्सिबल पार्टी इज अ पार्टी जो खुद रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अभी बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर मतलब सब्जेक्ट मैटर मैंने अभी आगे भी बताया क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारा सब्जेक्ट मैटर है और प्रैक्टिशनर, इधर प्रैक्टिशनर इन जनरल, प्रैक्टिशनर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो सब्जेक्ट मैटर है उसको कंपेयर करता है अगेंस्ट क्राइटेरिया। ओके, तो सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ, मतलब अपने तो फिर ऑडिट के केस में तो वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हुए, और रिस्पॉन्सिबल पार्टी फिर कौन हुई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है, none other than management। Okay, so who is the responsible party in audit, in context of auditing? It is management। Okay, and what is the subject matter? हमारा subject matter क्या है in context of auditing? Financial statements। ये देखो, ये एश्योरेंस एंगेजमेंट है ना, इन्होंने बहुत जनरली एक्सप्लेन किया है, इन जनरल टर्म्स एक्सप्लेन किया है कि प्रैक्टिशनर होगा, रिस्पॉन्सिबल पार्टी होगी, इंटेंडेड यूजर्स होंगे। पर हम कॉन्टेक्स्ट टू ऑडिटिंग देखेंगे तो प्रैक्टिशनर अपना ऑडिटर होगा, रिस्पॉन्सिबल पार्टी अपनी मैनेजमेंट होगी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल पार्टी मतलब वो पार्टी जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, और सब्जेक्ट मैटर अपना क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सब्जेक्ट मैटर जिस पे अपने ऑडिट करेंगे वो क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबल पार्टी भी कौन हुई, मैनेजमेंट। ओके, अभी इंटेंडेड यूजर्स पे आते हैं। इंटेंडेड यूजर्स मतलब वो पर्सन, इन जनरल बता रहे हैं, फॉर होम एन एश्योरेंस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड। मतलब इंटेंडेड यूजर्स मतलब वो बंदे जिसके लिए आप एश्योरेंस रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हो। अभी ऑडिट के केस में, ऑडिट के कॉन्टेक्स्ट में, हु आर द इंटेंडेड यूजर्स इन कंपनीज के केस में भी स्पेसिफिक बोलू तो दे आर शेयर होल्डर्स। ओके, पार्टनरशिप फर्म के केस में बोलू तो दे आर पार्टनर्स। ठीक है, और जो भी बंदा जिसने ऑडिटर अपॉइंट किया है जनरली वो है इंटेंडेड यूजर्स। ओके, these persons may use the report in making decisions। ओके, अब शेयर होल्डर्स इन्फॉर्म डिसीजंस बनाने के लिए ये जो रिपोर्ट प्रिपेयर की उसका यूज करेंगे। तो तीन पार्टी रिलेशनशिप में तीनों लोग पता चले आपको, प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी और इंटेंडेड यूजर्स। प्रैक्टिशनर इज द वन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटर मतलब इन जनरल बोलो तो वो बंदा जो कि एंगेजमेंट परफॉर्म करता है, एश्योरेंस एंगेजमेंट परफॉर्म करता है बाय इवैल्यूएशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट क्राइटेरिया। ओके, अभी रिस्पॉन्सिबल पार्टी मतलब वो बंदा जो रिस्पॉन्सिबल है सब्जेक्ट मैटर के प्रिपरेशन में। कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिटिंग में बोलो तो मैनेजमेंट, जो कि सब्जेक्ट मैटर मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रिपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, इंटेंडेड यूजर्स मतलब वो बंदे जिनके लिए यार एश्योरेंस रिपोर्ट प्रिपेयर करी जा रही है। अभी एश्योरेंस रिपोर्ट, अभी हमारे लिए तो एश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट ऑडिट वाला, तो अभी किसके लिए है, शेयर होल्डर्स के लिए। इंटेंडेड यूजर्स कौन है कंपनीज के केस में, शेयर होल्डर्स। अभी एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर, अभी एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, ये डेफिनेशन का, एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर इट रिफर्स टू द इंफॉर्मेशन टू बी एग्जामाइंड बाय द प्रैक्टिशनर। मतलब ये इंफॉर्मेशन है जो एग्जामाइन करेगा प्रैक्टिशनर। एग्जांपल मतलब ऑडिट के केस में एग्जांपल दिए लोगों ने, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंटेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हाइल कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिंपल यार, सब्जेक्ट मैटर अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व हुई है वही अपना एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर है। अरे प्रैक्टिशनर एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर का ही इवैल्यूएशन करता है, उसको ही एग्जामाइन करता है। ओके, तो प्रैक्टिशनर क्या करेगा, सब्जेक्ट मैटर को इवैल्यूएट, एग्जामाइन करके अपना ओपिनियन, अपना कंक्लूजन्स बनाएगा। ओके, ये जनरल टर्म्स में बता रहा हूं मैं, पर अगर हम कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिटिंग बात करें, प्रैक्टिशनर दैट इज ऑडिटर, वो प्रिपेयर करेगा ऑडिट रिपोर्ट, मतलब अपना एश्योरेंस जो एंगेजमेंट है वो वाली रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट किसके बेसिस पे, कौन से सब्जेक्ट मैटर पे बेसिस पे वो बनाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। ओके, तो एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिटिंग इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नाउ व्हाट इज सूटेबल क्राइटेरिया, सूटेबल क्राइटेरिया मतलब बेंचमार्क्स जो कि यूज किए जाते हैं टू इवैल्यूएट सब्जेक्ट मैटर, जैसे कि स्टैंडर्ड्स, गाइडेंस, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन। सूटेबल क्राइटेरिया मतलब सब्जेक्ट मैटर जो है ना मेरा, उसको कंपेयर करना है
किसके साथ? सूटेबल क्राइटेरिया के साथ। सब्जेक्ट मैटर इज नीड टू बी बोलते हैं ना कंपेयर्ड, उसको कंपेयर करना है अपने को किसके साथ? सूटेबल क्राइटेरिया के साथ। अभी इधर हमने ऑडिट के केस में सब्जेक्ट मैटर क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो भाई सूटेबल क्राइटेरिया क्या हो गए? जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोल रहे हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बोल लो, लॉज रेगुलेशंस बोल लो, फिर रूल्स बोल लो। तो ये सारी चीजों के साथ कंपेयर करना है, देखना है कि भाई जो स्टैंडर्ड्स, लॉज, रेगुलेशन, गाइडलाइंस, जो जैसे इंफॉर्मेशन उनमें है, जिस हिसाब से वो लॉज रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स बताते हैं, उस हिसाब से मैंने मेरा सब्जेक्ट मैटर प्रिपेयर किया है कि नहीं किया है, वो तो अपने को वो देखना है। ठीक है, तो सूटेबल क्राइटेरिया को सब्जेक्ट मैटर के साथ कंपेयर करेंगे एज अ बेंचमार्क की आर वेदर द सब्जेक्ट मैटर इज अप टू द मार्क टू द सूटेबल क्राइटेरिया और नॉट। ओके, तो मतलब सूटेबल क्राइटेरिया को अपने को एज अ बेंचमार्क फॉलो करना है कि भाई जो सब्जेक्ट मैटर जो मेरा है वो सूटेबल क्राइटेरिया के साथ मेल खा रहा है कि नहीं, वो बेंचमार्क अचीव कर पा रहा है कि नहीं। ओके, अभी फोर्थ पॉइंट है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। प्रैक्टिशनर परफॉर्म करता है एश्योरेंस एंगेजमेंट, किस लिए एश्योरेंस एंगेजमेंट? टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। ओके, अभी जनरल बता रहे इसलिए लोगों ने ध्यान देना, ऑडिट एविडेंस वर्ड यूज नहीं किया है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ही यूज किया है। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस की कंक्लूजन अराइव होते हैं और ओपिनियन फॉर्म करता है ऑडिटर। सिंपल है यार, कि जो प्रैक्टिशनर है, मतलब हमारे ऑडिट के केस में जो ऑडिटर है, वो क्या करता है? एश्योरेंस एंगेजमेंट परफॉर्म करता है। क्यों करता है एश्योरेंस एंगेजमेंट? मतलब अपना ऑडिट क्यों करता है? टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट के केस में ऑडिट एविडेंस। ओके, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट एविडेंस की कंक्लूजन्स निकालता है और कंक्लूजन्स के बेसिस पे ओपिनियन देता है। मतलब यार वो प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, उसके बेसिस पे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा। अभी वो ऑडिट एविडेंस के बेसिस पे वो कंक्लूजन्स फॉर्म करेगा। अब कंक्लूजन्स के बेसिस पे ओपिनियन देगा। सिंपल। तो प्रोसीजर्स परफॉर्म कर क्यों रहा है? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए, और सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करके वो क्या फॉर्म करेगा? कंक्लूजन्स के बेसिस पे ओपिनियन देगा। मैंने पहले भी एक बार इन जनरल बताया, सफिशिएंट मतलब क्या होता है? क्वांटिटी। क्वांटिटी सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी, मतलब जो क्वांटिटी है, जो सफिशिएंट क्वांटिटी है कि नहीं, क्वांटिटी के टर्म्स में उसको बताया। और एप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी, मतलब सफिशिएंट। सिंपल, आपको ऑडिट में इतना याद रखना है, सफिशिएंट का मतलब क्वांटिटी, एप्रोप्रिएट का मतलब क्वालिटी। सफिशिएंट का मतलब क्वांटिटी, एप्रोप्रिएट का मतलब क्वालिटी। सफिशिएंट का मतलब क्वांटिटी, एप्रोप्रिएट का मतलब क्वालिटी। ये क्वांटिटी क्वालिटी किसकी? एविडेंस की। किसकी? एविडेंस की। जो किसने ऑब्टेन किया है? ऑडिटर ने। मतलब जो हमारा एविडेंस है वो सफिशिएंट भी होना चाहिए और एप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। ओके, तो वन एविडेंस में बी प्रोवाइडिंग कंफर्ट to the auditor than the other evidence. The evidence providing more comfort is qualitative and therefore appropriate. Evidence should be both sufficient and appropriate. देखो क्या पता है कि भाई एविडेंस कैसा होना चाहिए? sufficient और appropriate. sufficient मतलब क्वांटिटी सही मात्रा में होना चाहिए, appropriate मतलब क्वालिटी, उसकी क्वालिटी भी जो रिलेवेंट है वो होनी चाहिए। अभी पांचवा क्या है? रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट इन एप्रोप्रिएट फॉर्म। रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट इन एप्रोप्रिएट फॉर्म मींस एक रिटर्न रिपोर्ट प्रोवाइड की जाती है कंटेनिंग द कंक्लूजन, जो कि कन्वे करती है कि भी जो एश्योरेंस अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। अरे रिटर्न रिपोर्ट यार, सिंपल अपना ऑडिट रिपोर्ट बनाता है ना ऑडिटर, एश्योरेंस देते हुए अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द एंटिटी। तो रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट इज एन आउटकम ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। सिंपल, अपना ऑडिट रिपोर्ट इज द आउटकम ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, मतलब अपना ऑडिट, एश्योरेंस एंगेजमेंट दैट इज आवर ऑडिट। ओके, ऑडिट परफॉर्म करते हैं और वो भी किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। दैट अभी इधर सब्जेक्ट मैटर बताया ना, मतलब जो सब्जेक्ट मैटर दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसका क्या होता है? ऑडिट। और ऑडिट को इधर इन जनरल एश्योरेंस एंगेजमेंट बताया। और
उस पे आप क्या फॉर्म करते हो, रिटर्न रिपोर्ट। रिटर्न रिपोर्ट मतलब अपनी सिंपल टर्म्स में ऑडिट रिपोर्ट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करता है और ऑडिट परफॉर्म करने के बाद ऑडिट रिपोर्ट निकालता है, वही इधर पता है, सिंपल। तो अभी आपने बहुत सारे टर्म्स देखे और जो डेफिनेशन में ऊपर इंक्लूडेड थे वही टर्म्स हैं। सबसे पहला टर्म थ्री पार्टी रिलेशनशिप। कौन कौन सी थ्री पार्टी? प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, इंटेंडेड यूजर्स। ओके। एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर। एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर मतलब ऑडिट के कॉन्टेक्स्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो इंक्लूडेड है वो। तो एप्रोप्रिएट मतलब जो प्रैक्टिशनर है वो एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर को सुटेबल क्राइटेरिया के साथ कंपेयर करेगा और दैट इज एग्जामाइन करेगा और इवेल्युएट करेगा बाय परफॉर्मिंग सर्टेन प्रोसीजर्स और ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस टू प्रोवाइड द रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट इन एप्रोप्रिएट फॉर्म। सिंपल, अगर इसको मैं ये सारे टुकड़ों को जोड़ के एक डेफिनेशन बनाने की कोशिश करूं तो वो वैसी बनेगी। ओके। फिर सब्जेक्ट सूटेबल क्राइटेरिया मतलब यार अपने जो बेंचमार्क्स, जो स्टैंडर्ड्स है, रेगुलेशंस है, लॉ, गाइडेंस। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस मतलब सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी, एप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी। किसकी? एविडेंस की। कौन सा एविडेंस? जो ऑडिटर ने ऑब्टेन किया है, क्या परफॉर्म करके, ऑडिट प्रोसीजर कैसे ऑब्टेन किया है। ऐसे तो हवा में तो नहीं मिल जाता है, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते उसके बाद अपने को ऑडिट एविडेंस मिलता है। ठीक है, तो ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए? सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट। अब रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट इन एप्रोप्रिएट फॉर्म मतलब आपको एक रिपोर्ट देनी जो कि एप्रोप्रिएट फॉर्म में होनी चाहिए। क्या? रिपोर्ट देनी जो कि एप्रोप्रिएट फॉर्म में होनी चाहिए। अभी मीनिंग ऑफ रिव्यू मतलब ऑडिट वर्सेस रिव्यू। अभी हमने पूरी जितनी भी अभी तक की सारी बातें की ना वो ऑडिट से रिलेटेड थी। अभी ऑडिट को अपने को किसके साथ कंपेयर करना है? रिव्यू के साथ। अभी रिव्यू क्या होता है ना, चलो देखते हैं। हमने अभी तक क्या देखा, क्या पढ़ा कि ऑडिट क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट है। क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट। देखा ना, एब्सोल्यूट एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट है। वो प्रोवाइड करता है रीजनेबल एश्योरेंस। क्या देता है वो? रीजनेबल एश्योरेंस। हाउएवर रिव्यू क्या है? लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। रिव्यू क्या है? लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। ऑडिट देता है रीजनेबल एश्योरेंस, वेर एज जो अपना रिव्यू है ना वो क्या देता है? लिमिटेड एश्योरेंस। याद रखना दोनों अलग अलग है, बोथ आर नॉट दी वन एंड सेम। दिस इज ऑडिट, दिस इज रिव्यू। रिव्यू क्या देता है? रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल सॉरी सॉरी ऑडिट क्या देता है? रीजनेबल एश्योरेंस। वेर एज जो रिव्यू है वो क्या देता है? लिमिटेड एश्योरेंस। सो बोथ आर डिफरेंट। रीजनेबल एश्योरेंस मतलब अपना हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, इधर बताया है देखो। रीजनेबल एश्योरेंस अपने ने पढ़ा था ना, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस रहता है, केस स्टडी में भी देखा था। पर लिमिटेड जो एश्योरेंस है ना वो क्या है? लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस है। अरे यार नाम से ही पता चलता है, रीजनेबल मतलब हाई। हाई रीजनेबल वर्ड ही इतना अपने आप में बड़ा है, और जो लिमिटेड है उसका मतलब खुद ही लो, लिमिटेड मतलब लो। तो रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, और लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब लो लेवल वाला एश्योरेंस। ठीक है, तो रिव्यू क्या है? अपना लो लेवल वाला। ऑडिट क्या है? हाई लेवल वाला। फर्दर रिव्यू क्या इन्वॉल्व करता है? फ्यूअर प्रोसीजर और गैदर करता है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लिमिटेड कंक्लूजंस कैन बी ड्रॉन अप। मतलब जो ऑडिट की डेफिनेशन थी ना उसका पूरा उल्टा, इधर सब लिमिटेड 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 मात्रा में होगा। क्या? सब लिमिटेड मात्रा में होगा। रिव्यू क्या करता है? फ्यूअर ऑडिट प्रोसीजर्स। रिव्यू में क्या इन्वॉल्व होती है? फ्यू प्रोसीजर्स होती है। और सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस निकाल लिया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लिमिटेड कंक्लूजंस कैन बी ड्रॉन अप। मतलब फ्यू प्रोसीजर्स परफॉर्म करके सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस निकालना और लिमिटेड कंक्लूजंस देना, ये सब किस में आता है? रिव्यू में आता है। ओके, तो रिव्यू मतलब क्या? फ्यू प्रोसीजर्स परफॉर्म करके सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस निकालना। प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा पर ऑडिट जितनी ज्यादा नहीं, लिमिटेड, फ्यू। ओके, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस तो इधर भी चाहिए मेरे को, और जिसके बेसिस पे मैं क्या दूंगा? हाई लेवल ऑफ कंक्लूजंस नहीं दूंगा, रीजनेबल कंक्लूजंस नहीं ड्रॉ अप करूंगा। क्या करूंगा? लिमिटेड लिमिटेड लोअर लेवल वाले कंक्लूजंस ड्रॉ अप करूंगा। ओके, तो ऑडिट और रिव्यू क्या है? रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, मतलब दोनों ही रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। पर
जो ऑडिट है ना वो रीजनेबल एश्योरेंस देता है और रिव्यू लिमिटेड एश्योरेंस देता है। ओके, इधर क्या बताया कि भाई हाउएवर दोनों ऑडिट और रिव्यू दोनों ही रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, रिलेटेड टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जिसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। मतलब ऑडिट और रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जो ऑडिट और रिव्यू है ना, ऑडिट एंड रिव्यू बोथ, वो रिलेटेड टू व्हाट, बोथ आर रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो भी कौन सी वाली, जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे प्रिपेयर की गई है। मतलब ऑडिट और रिव्यू दोनों होता तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का है, और वो भी उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल बेसिस पे प्रिपेयर करी गई है। पर दोनों में एक फर्क है, ऑडिट क्या देता है, रीजनेबल एश्योरेंस, और रिव्यू क्या देता है, लिमिटेड एश्योरेंस। और मैंने देखा है, रिव्यू में भी हमने देखा और ऑडिट में भी देखा, ऑडिट में सब कुछ थोड़ा ज्यादा होता है, रीजनेबल लेवल पे काम होता है सारा, और रिव्यू में लिमिटेड होता है। लिमिटेड प्रोसीजर्स या फ्यूअर प्रोसीजर्स परफॉर्म करके सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस निकाल लेना, एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस निकाल लेना और लिमिटेड कंक्लूजन्स ड्रॉ करना, वो रिव्यू में होता है, क्योंकि वो है ही लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट, वो लिमिटेड एश्योरेंस देता है, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस नहीं देता। किसको, इंटेंडेड यूजर्स को। अभी टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, रीजनेबल एंगेजमेंट वर्सेस लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। अभी देखो फटाफट है ना, इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस देता है, वेयर जो आपका लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है वो प्रोवाइड करता है लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देन रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट। रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देन रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट। देखा, ऑडिट है ना इधर अपना, और इधर क्या है, रिव्यू। ऑडिट हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस देता है, रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस देता है, वेयर एज जो अपना रिव्यू है वो क्या देता है, लिमिटेड एश्योरेंस, मतलब कम लेवल वाला, लो लेवल वाला एश्योरेंस देन व्हाट, रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट। मतलब रीजनेबल से लो लेवल पे जो एश्योरेंस आता है वो आता है लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट, और रिव्यू क्या देता है, लिमिटेड एश्योरेंस। It provides elaborate and it performs elaborate and extensive procedures to obtain sufficient appropriate audit evidence। मतलब यार ऑडिट अपने में elaborate और extensive, मतलब बहुत ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं to obtain sufficient appropriate audit evidence। याद रखो भाई, ये प्रोसीजर्स, ऑडिट प्रोसीजर्स हम परफॉर्म क्यों करते हैं, मेन मोटिव तो यही है, क्या ऑब्टेन करना है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ओके, तो इलेबोरेट और एक्सटेंसिव प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तब जाके मेरे को सैप मिलता है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। पर रिव्यू में ऐसा नहीं होता, इधर हमने ऊपर भी देखा फ्यू प्रोसीजर्स परफॉर्म करी जाती है टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ओके, कंपेयर टू रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट, it draws reasonable conclusions on the basis of sufficient appropriate evidence। और sufficient appropriate evidence निकाले तो उसके बेसिस पे हम reasonable conclusions फॉर्म करेंगे। पर रिव्यू में क्या होता है, या लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या होता है, उसका उल्टा। लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या होता है कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो मिले ही होते हैं, पर वो मिलने क्यों होते हैं हमें, ताकि हम उस पर लिमिटेड कंक्लूजन्स फॉर्म करें। क्या, लिमिटेड कंक्लूजन्स। इधर रीजनेबल कंक्लूजन्स है रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट में, पर जो लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है उसमें लिमिटेड कंक्लूजन्स है। ओके, अभी एग्जांपल क्या है रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट का, सिंपल ऑडिट एंगेजमेंट, और लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट का रिव्यू एंगेजमेंट। सिंपल था ना। सबसे पहला हायर लेवल ऑफ एश्योरेंस, और लिमिटेड एश्योरेंस का एंगेजमेंट क्या है, लो लेवल ऑफ एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट एक्सटेंसिव इलैबोरेट प्रोसीजर्स निकालता है सैप, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने के लिए। उल्टा इधर है रिव्यू, लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट में वहां पे फ्यू प्रोसीजर्स होती है, और रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट में रीजनेबल कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं इन द सेंस ऑब्टेन करते हैं, मतलब उस कंक्लूजन्स पे पहुंचते हैं, वैसा वाला। और लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब फ्यूअर लेवल, लो लेवल ऑफ कंक्लूजन्स हम ऑब्टेन ड्रॉ करते हैं, लिमिटेड कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। सॉरी, लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट में हम लिमिटेड कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, और रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट का एग्जांपल ऑडिट एंगेजमेंट, वेयर एज लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट का एग्जांपल रिव्यू एंगेजमेंट। ओके, अभी देखो इधर क्या बताया है कि बिसाइड्स रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट और लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट एक एंगेजमेंट आता है। वो कौन सा एंगेजमेंट है, दैट इज एंगेजमेंट या एश्योरेंस, ध्यान से सुनना, जो एश्योरेंस या एंगेजमेंट जो कि रिलेटेड है टू द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। नाउ यू मे आस्क कि भाई प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है। हमने तो अभी तक एक ही सुना था, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हमने तो अभी तक क्या सुना था,
हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सुना था ना। अभी ये प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है, हमें ये भी देखना पड़ेगा। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो पता है, पर ये प्रोस्पेक्टिव क्या है, ये कौन सी बला है, मतलब ये वाला तो हमको पता है, पर व्हाट इज दिस प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये क्या है। तो सिंपल टर्म्स में बताऊं तो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि बेस्ड है अबाउट दी अजम्पशंस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है याद रखना, बेस्ड है अजम्पशंस पे अबाउट दी इवेंट्स जो ऑकर करेंगे इन द फ्यूचर और पॉसिबल एक्शंस बाय द एंटिटी। ओके, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब सिंपल ऐसा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि किस पे बेस्ड है, अजम्पशंस पे। ऐसा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि किस पे बेस्ड है, अजम्पशंस पे। प्रोस्पेक्टिव मतलब समझ रहे हो, अभी प्रोस्पेक्टिव मतलब जो अभी तक हुआ नहीं है, आगे होगा, प्रोस्पेक्टिव है वो फ्यूचर से रिलेटेड है। हिस्टोरिकल मतलब नाम में ही है हिस्ट्री, जो हो चुके हैं इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस। ओके, पर प्रोस्पेक्टिव मतलब प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर से रिलेटेड है, जो अभी तक हुए ही नहीं है, अजम्पशंस है, मियर अजम्पशंस। किसके बारे में, इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस जो ऑकर होंगे फ्यूचर में एंड पॉसिबल एक्शंस बाय द एंटिटी। सिंपल यार, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि बेसिस किस पे बेसिस है, प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर पे बेसिस है, अजम्पशंस पे। फ्यूचर में अजम्पशंस ही होते हैं हमारे, अभी तो अजम्पशंस है, हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, तो हमारे फ्यूचर के मतलब हमें हमारे अजम्पशंस के बेसिस, हमारे अजम्पशंस पे बेसिस है वो। अजम्पशंस किसके बारे में, फ्यूचर के इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस, मतलब फ्यूचर के इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस के बारे में अजम्पशंस लगा के जो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करता हूं, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करता हूं या ऑब्टेन करता हूं, उसे हम प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोलते हैं। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फोरकास्ट, प्रोजेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। बहुत इंपॉर्टेंट, वो फोरकास्ट भी हो सकता है, प्रोजेक्शन भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। चलो इसका एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एक एग्जांपल के रिलेटेड, एग्जांपल के थ्रू भी समझते हैं। अभी देखो कई बार है ना कि कोई कोई है ना, आप स्टार्टअप्स देखोगे, वो स्टार्टअप्स को क्या होता है, अपना फोरकास्ट, आपने शार्क टैंक इंडिया देखा होगा ना। शार्क टैंक इंडिया में क्या होता है, वहां पे लोग अपना पूरा पिच करते हैं, अपना प्रोडक्ट या जो भी सर्विस जो भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो पिच करते हैं, तब उसमें जब फाइनेंशियल्स की बात आती है, वो अपना करंट और पास्ट परफॉर्मेंस तो साथ साथ में बताते हैं, बट along with that they also they also provide information about the future information, जो अपने फ्यूचर फोरकास्ट है। आप वो पता है, वो शार्क्स पूछते हैं कि भाई नेक्स्ट क्वार्टर में कितना होगा, या ये ईयर में कितने पे एंड करोगे, तो वो कितने पे एंड करोगे, अरे भाई वो अभी तक हुआ नहीं है, कितने पे एंड करोगे। दे आर ऑल्सो आस्किंग कि आप कितना प्रॉफिट साल के एंड तक कमा पाओगे, तो कितना प्रॉफिट साल के एंड तक कमा पाओगे, वो अजम्पशन लगा के जो अपनी करंट उनका जो काम चल रहा है, जो अभी करंट जो उनका स्टेट ऑफ ऑपरेशन है, उसको ध्यान में रखते हुए फ्यूचर के बारे में अजम्पशन लगा के वो अमाउंट या इंफॉर्मेशन देते हैं वो। ठीक है, तो वो क्या है, वो प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। तो मतलब प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में अपने क्या देखिए, एक एग्जांपल देखा स्टार्टअप वाला। अभी दूसरा वाला क्या है कि भाई प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में जैसे कि कई बार है ना, आप बैंक्स के पास जाते हो, तो बैंक्स के पास है ना आपको लोन्स लेने होते हैं, तो लोन्स के लिए ना बैंक्स वाले पूछते हैं कई बार भी आपका कैश फ्लो फोरकास्ट क्या है। कैश फ्लो फोरकास्ट, अरे यार ये तो नाम में ही फोरकास्ट आ गया, नाम में ही फ्यूचर की बात हो गई। तो अजम्पशंस के बेसिस पे अपने क्या बनाते हैं, कैश फ्लो फोरकास्ट। कैश फ्लो फोरकास्ट इन द सेंस, आपने कैश फ्लो पढ़ा था ना ट्वेल्थ में, तो उसमें कैश फ्लो मतलब क्या होता है कि एंटिटी में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, उसका फोरकास्ट। और वो भी फोरकास्ट मतलब फ्यूचर, मतलब जब फ्यूचर में एंटिटी ऑपरेट करेगी इन द सेंस या फिर ग्रो करेगी फ्यूचर में, तब कैश फ्लो क्या होगा, तब एंटिटी का कैश फ्लो कैसा होगा, कितना चीजें, कितनी ऑपरेशन से कितनी इनकम होगी, कितने एक्सपेंसेस होंगे, उसका एक फोरकास्ट बना के दो मेरे को, दैट इज कैश फ्लो फोरकास्ट। तो कैश फ्लो फोरकास्ट, कितना कैश आएगा कितना कैश जाएगा, अपने देखते हैं ना कि इनफ्लो कितना हो रहा है और कैश का आउटफ्लो कितना हो रहा है, इनफ्लो आउटफ्लो देखते हैं ना अपने कैश फ्लो में।
वही है, वो इनफ्लो आउटफ्लो का अपने को फोरकास्ट बताना होता है। वो फोरकास्ट को अपने क्या बोलते हैं, कैश फ्लो फोरकास्ट। और कैश फ्लो फोरकास्ट किसके बेसिस, वो कौन से, वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे नहीं बनता है, वो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाली कैटेगरी में आता है। ओके, एक और एग्जांपल, जैसे कि कई बार है ना आपको कई एंटिटीज को है ना प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताने होते हैं। प्रोजेक्टेड इन द सेंस दे आर नॉट येट प्रिपेयर्ड, बट प्रोजेक्टेड मतलब एस्टिमेट, वो एस्टिमेटेड होते हैं और assumptions के बेसिस पे प्रिपेयर किए गए होते हैं। ओके, दे आर नॉट द एक्चुअल वन, बट दे आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट्स, assumptions। तो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में आते हैं। तो हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के। वापस एक बार क्लियर करता हूँ, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब ऐसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि बेस्ड है किस पे, assumptions पे। मेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड है इधर assumptions पे। और assumptions किसके किसके बारे में, हवा में तो नहीं लोगे assumptions, किसके बारे में, इवेंट्स में, इवेंट्स के बारे में जो कि ऑकर होंगे कहां पे, फ्यूचर में ऑकर होंगे। ओके, फ्यूचर में, और पॉसिबल एक्शंस बाय द एंटिटी, और उसके बारे में एंटिटी के क्या एक्शंस होंगे, उसके assumptions होंगे। वो उस पे बेसिस पे मैं क्या बनाता हूँ, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ओके, अभी देखो, prospective financial information, it is to be noted that such type of assurance engagement examination is not of historical financial information। मैंने बताया prospective financial information में historical financial information नहीं आती, वो अलग है, दोनों अलग है, अलग छे। ओके, so here it is important to note the difference between historical and prospective financial information। फटाफट देखते हैं। जो फॉर्मल मतलब जो हिस्टोरिकल वाला है, वो रिलेट करता है इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस इन फाइनेंशियल टर्म्स ऑफ एन एंटिटी अबाउट इकोनॉमिक इवेंट्स, कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस ऑकरिंग इन पास्ट पीरियड्स। इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब जो पास्ट पीरियड में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स और सर्कमस्टांसेस हो चुके हैं, वो है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और जो लेटर, दैट इज आर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो रिलेट करते हैं इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन assumptions about occurrence of future events and possible actions by the entity। जो फ्यूचर के जो भी इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस होने वाले, उसके assumptions के बेसिस, उनके assumptions लगा के जो मैं इंफॉर्मेशन बनाता हूँ, वो है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हिस्टोरिकल मतलब पास्ट इवेंट्स जो ऑकर हो चुके हैं, वेरस पर्सपेक्टिव मतलब रिलेटेड टू फ्यूचर इवेंट्स। ओके, अभी एश्योरेंस रिपोर्ट इन्वॉल्व करता है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी। मतलब एश्योरेंस हम प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल, जो एश्योरेंस होता है ना, दैट इज एक अपना देखा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, जिसमें अपने रिव्यू और ऑडिट आते हैं, वैसे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का भी एश्योरेंस रिपोर्ट बनता है। तो प्रैक्टिशनर है ना, मतलब जो हमारे इन जनरल टर्म में जो भी प्रैक्टिशनर होगा, वो ऑब्टेन करता है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस टू द इफेक्ट दैट कि जो भी मैनेजमेंट ने assumptions लगाए हैं, क्या, जो मैनेजमेंट ने assumptions यूज किए, assumptions लगाए हैं, ऑन विच जिसके बेसिस पे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनी है, वो अनरीजनेबल तो नहीं है। अनरीजनेबल मतलब ऐसे ही हवा में, मतलब कुछ भी तो assumptions तो नहीं लगा दिए। तो जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो प्रॉपर्ली प्रिपेयर करी जाती है assumptions के बेसिस पे, और प्रॉपर्ली प्रेजेंट करी जाती है, एंड सारे मटेरियल assumptions एडिक्वेटली डिस्क्लोज करते हैं। ये क्या बताना चाह रहे हैं कि जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ना, वो assumptions के बेसिस पे प्रिपेयर करते हैं। और वो assumptions कौन लेता है, अपने ने देखा ना भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, मैनेजमेंट की। तो जो भाई जो मैनेजमेंट के जो assumptions है, वो सही है कि नहीं, सही है कि नहीं, वो चेक करूंगा मैं। ओके, जो assumptions उसने बनाया है, मैनेजमेंट ने जो assumptions बनाया है, जिसके बेसिस पे मेरी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनी है, वो assumption सही है कि नहीं, बेसलेस तो नहीं है, मतलब ऐसी हवा में assumptions तो नहीं ले ली अबाउट द फ्यूचर इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस। ओके, तो इसका एश्योरेंस, जब आप इसका एश्योरेंस देते हो ना, तो उसे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एश्योरेंस देना बोलते हैं। ओके, तो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाला भी एश्योरेंस एंगेजमेंट होता है। तो हमने एक एश्योरेंस एंगेजमेंट देखा जो ऑडिट और रिव्यू वाला होता है, जो रिलेटेड टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है। ऑडिट और रिव्यू देखा ना, दोनों हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। तो एक वो वाला एश्योरेंस एंगेजमेंट होता है, और एक दूसरा एश्योरेंस एंगेजमेंट होता है जहां पे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में आप एश्योरेंस देते हो। Prospective financial information मतलब future events while evidence may be available to support assumptions on which prospective financial information based, such evidence is itself future oriented। Auditor पोजीशन में नहीं है to express an opinion as to whether the results shown in the prospective information will be achieved। मतलब हाँ, वो गारंटी इधर भी नहीं देता है कि भाई जो prospective financial information है,
में जो भी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में जो भी सारी इंफॉर्मेशन है, जो भी टारगेट्स जो है वो अचीव होंगे ही, गारंटी नहीं देते हैं इधर भी हम। ओके, इधर भी बताए कि भाई गारंटी नहीं देता। देयरफॉर इन सच एश्योरेंस एंगेजमेंट प्रैक्टिशनर, जो अपना जनरली ऑडिटर बोलू तो प्रैक्टिशनर क्या देता है, रिपोर्ट देता है एश्योरिंग दैट कि उसके नोटिस में क्या, उसके नोटिस में ऐसा कुछ भी नहीं आया है कि जो अजम्पशंस जो बनाए हैं ना वो बेसलेस है। वापस प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में ऑडिटर क्या देता है कि भाई वो क्या एश्योरेंस देता है कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, पीएफआई, उसमें एश्योरेंस क्या देता है ऑडिटर कि भाई जो अजम्पशंस है ना मेरे, जो अजम्पशंस जो मैनेजमेंट, मेरे नहीं मतलब जो मैनेजमेंट के जो भी अजम्पशंस है ना वो रीजनेबल बेसिस पे बने हैं। रीजनेबल बेसिस मतलब वो कोई एविडेंस है वो अजम्पशंस का, उस पे बनाए हैं वो अजम्पशंस मैनेजमेंट ने, हवा में वेग अजम्पशंस नहीं बने हैं। और उसके नोटिस में क्या, उसके नोटिस में उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा है जो ये अजम्पशंस या जो भी एविडेंस है जिसके बेसिस पे अजम्पशंस बने हैं उसके कॉन्ट्राडिक्शन में हो। मतलब सिंपल यार, वो एश्योरेंस देता है कि भाई जो अजम्पशंस जो मैनेजमेंट ने बनाए हैं ना वो जो एविडेंस जो मुझे मिला है उसके साथ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं, वो एविडेंस के बेसिस पे अजम्पशंस बने हैं। ओके, वापस प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में जो ऑडिटर ये वाला एश्योरेंस नहीं देता है कि जो गारंटी मिल जाएगी आपको फ्यूचर में ऐसा होगा होगा, वो वाला हम अंतर्यामी नहीं है, हम वैसा गारंटी नहीं देते हैं। पर हम ये एश्योरेंस देते हैं, हम ये एश्योरेंस देते हैं उनको कि भाई जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में जो भी अजम्पशंस है वो रीजनेबल बेसिस पे बने हैं। ओके, ऑडिटर के जो भी ऑडिटर के जो भी इवैल्यूएशन या एग्जामिनेशन में ऐसी कोई भी चीज नहीं आई है जो वो अजम्पशंस के साथ या जो रीजनेबल बेसिस है जिसके बेसिस पे मैंने अश्योरेंस अजम्पशंस बनाए हैं उसके साथ वो कॉन्ट्राडिक्ट करे। ओके, अभी देखो फटाफट इधर क्या बताया, एश्योरेंस एंगेजमेंट के कुछ कुछ एग्जांपल्स दिए हमने। अभी तक एश्योरेंस एंगेजमेंट की तो काफी बात की, पूरा मैट्रिक्स देखा आगे आगे। तो एश्योरेंस एंगेजमेंट किसका होता है एग्जांपल, ऑडिट का भी होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट बोलते हैं, रिव्यू भी होता है, मैंने बताया ना ऑडिट भी होता है जैसे रिव्यू भी होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। रिव्यू में अपने क्या देते हैं, लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट जहाँ पे फ्यू प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, फ्यू sufficient obtain sufficient appropriate audit evidence, फिर few conclusions देते हैं, low level of conclusions देते हैं, ठीक है। फिर एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये भी एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है। तो सिर्फ ऑडिट ही एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं होता है, बहुत सारी एश्योरेंस एंगेजमेंट है, देखो 4 है। सबसे पहला ऑडिट वाला तो आता ही आता है, साथ साथ में रिव्यू भी एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है, पर कैसा वाला, लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो भी एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है। वहां पे क्या एश्योरेंस देते हैं हम, देखो इधर अच्छे से बताएं, रिगार्डिंग द रीजनेबिलिटी, रिगार्डिंग द रीजनेबिलिटी की भी जो असम्पशंस है वो रीजनेबल है ना, सही है ना, जिसके बेसिस पे आप प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल, जिसके बेसिस पे आप प्रोजेक्शंस बना रहे हो वो असम्पशंस जो है वो रीजनेबल है ना, वो वाला उसका एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, उसका एश्योरेंस देते हैं हम। फिर रिपोर्ट ऑन कंट्रोल्स ऑपरेटिंग एट एन ऑर्गेनाइजेशन, कई बार क्या होता है ये जो इंटरनल कंट्रोल्स जो होते हैं ना उसके बारे में भी हम एश्योरेंस देते हैं, तो एक वो भी एश्योरेंस एंगेजमेंट का एक टाइप है। प्रोवाइड्स एश्योरेंस रिगार्डिंग डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल्स, मतलब एंटिटी का जो भी कंट्रोल है, इंटरनल कंट्रोल देखा ना आगे वो, जहाँ पे वो खुद अकाउंटेंट और परचेज मैनेजर इन्वॉल्व थे फ्रॉड में, तो कंपनी का इंटरनल कंट्रोल हुआ ना, रिकॉर्ड करना, ऑथेंटिकेट करना और एग्जीक्यूट करना, वो इंटरनल कंट्रोल में आता है। पर कंपनी का जो इंटरनल कंट्रोल था वो तो खराब था, तो भाई वो इंटरनल कंट्रोल पे भी हम ऐसा एक एश्योरेंस होता है, एक इंटरनल कंट्रोल का भी एश्योरेंस आता है, एंगेजमेंट, एश्योरेंस एंगेजमेंट, जहाँ पे हम बताते हैं कि भाई जो कंपनी के इंटरनल कंट्रोल है वो सही से डिजाइन हुए हैं कि नहीं और सही से ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं। तो 4 तरह के एश्योरेंस एंगेजमेंट देखे, सबसे फटाफट सबसे पहले कौन सा देखा, रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट, जो कौन सा है, ऑडिट। दूसरा लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट, जो कौन सा है, रिव्यू। और ऐसा एश्योरेंस एंगेजमेंट जो कि डील करता है ऐसा एश्योरेंस एंगेजमेंट जो कि डील करता है विद द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो वाला भी देखा। फिर अपना एश्योरेंस ऑन ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल्स, एक वो वाला एश्योरेंस एंगेजमेंट भी देखा। तो मतलब हमने कितने 4 एश्योरेंस एंगेजमेंट देखे, पता चला ऑडिट रीजनेबल वाला,
रिव्यू लिमिटेड वाला, फिर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाला एश्योरेंस एंगेजमेंट, जहाँ पे हम एश्योरेंस देते कि भाई अजम्पशंस जिसके बेसिस पे प्रोजेक्शंस बनाए हैं आपने, जो मैनेजमेंट के अजम्पशंस है अबाउट प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो सही है, रीजनेबल है कि नहीं। फिर रिपोर्ट ऑन इंटरनल कंट्रोल वाला एश्योरेंस एंगेजमेंट, जहाँ पे इंटरनल कंट्रोल सही से डिजाइन और इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं। ओके, सो नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर, पहले टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 5 खत्म कर देते हैं। तो मैनेजमेंट है ना एक्सोटिक टूर्स एंड ट्रैवल्स लिमिटेड का, रिक्वेस्ट करता है ऑडिटर को, राजा एंड कंपनी को, टू प्रोवाइड एन एश्योरेंस रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ अ ईयर बाय स्किपिंग रिक्वायर्ड डिटेल प्रोसीजर्स। क्या एश्योरेंस एंगेजमेंट दे दे मेरे को, पर रिक्वायर्ड डिटेल प्रोसीजर मत कर। तो राजा एंड कंपनी ऐसा कर सकता है। व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड वुड इट नेसेसरी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इन सच अ केस। हाँ भाई कर सकता है, पर वो क्या कौन सा केस आ जाएगा, डिटेल नहीं तो फिर कौन सा एश्योरेंस एंगेजमेंट, भाई रिव्यू। डिटेल वाला नहीं करना है, मतलब वो हिंट दे रहा है भाई मेरे को लिमिटेड वाला करना है, तो भाई सच रिपोर्ट वुड बी इन द नेचर ऑफ रिव्यू, हाउएवर ऑडिटर्स वुड हैव टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, पर रिव्यू लिमिटेड वाले, लिमिटेड प्रोसीजर्स परफॉर्म करने। ओके, सो अभी आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर के साथ कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।